What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात बोली गई है यहाँ पर रतन टाटा साहब के द्वारा। इनके द्वारा बोला गया है कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूं। देखिए, फैसला कोई भी सही और गलत नहीं होता है। अगर आप लोगों ने कोई डिसीजन लिया है कि लाइफ में आप लोगों को कोई एग्जाम क्लियर करना है, कोई बिजनेस करना है, या फिर कोई भी आप लोगों ने जो काम करना है स्टार्ट किया है वो कंप्लीट करना है, अगर आप लोग उसमें सक्सेस हो जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोग कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, तो आप लोगों का डिसीजन सही होगा। और अगर आप लोग उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो आप लोगों का डिसीजन गलत होगा। तो डिसीजन सही और गलत नहीं होता है, इंसान उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है, इंसान उसको लेकर कैसे चल रहा है, वो हमेशा सही और गलत होता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोचिए, पर लेकिन एक बार उसको ले लिया तो उसको कंप्लीट कर ही छोड़िए। वही यहां पर बोली गई रतन टाटा साहब के द्वारा। आप लोगों को याद होगा कि इनकी जो कंपनी थी स्टार्टिंग में बर्बाद हो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि अपनी जो कंपनी है वो फोर्ड को बेची जाए, पर लेकिन उनके द्वारा इनकी इंसल्ट की गई और आगे चलकर इन्होंने ही खुद चलकर फोर्ड की कंपनी को खरीदा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी एक बार डेडिकेशन पर आ जाए तो लाइफ में क्या कर सकता है। और ऐसा ही कुछ डेडिकेशन आप लोगों को यहां पर कल देखने को मिला। आप लोगों ने तो पूरा गर्दा उड़ा दिया। यहां पर टोटल जो शेयर किए गए, यहां पर ये किए गए 678 शेयर। आज तक की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया। और हमारी जो फैमिली मेंबर है निशु राजपूत, अकेली बंदी के द्वारा 300 से ज्यादा ग्रुप में चीजों को शेयर किया गया। तो इस तरीके से देखिए, अगर कुछ करने पर आप लोग आ जाते हैं तो जरा सी देर में आप लोग कहां से कहां चीजों को पहुंचा देते हैं। कहां ये शेयर होते थे डेली 10 और 20, और आज कहां पे शेयर हो गए अकेले यहां पर 678 शेयर हो गए हैं। तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलता है कि जब डेडिकेशन होता है तो कितने अच्छे से चीजें चलती हैं। तो इस तरीके से चीजें करते रहिए अच्छे से। इसी तरीके से हम लोगों को चीजें लेके चलनी है और जल्दी से जल्दी अपनी एसएलवी फैमिली जो है वो 1 मिलियन हम लोगों को करनी है। और ये हिंदू भी कम से कम 1 लाख जो होना चाहिए जल्दी से जल्दी। विद इन 3 मंथ हम लोग को ये काम करना है। कोशिश करो कि जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हो, और इसी के साथ में अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस करना है। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर आप लोगों को बता देता हूं। अमन के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए। सबसे पहला मैंने आप लोगों से पूछा था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये 2 कंट्री से मिलकर बनती है यहां पर। एक तो है रसिया और दूसरा है इंडिया। हमारी कंट्री में जो ब्रह्मपुत्र है, ये रिवर हो गई ब्रह्मपुत्र जिसके नाम पर रखा गया है। और यहां पर मॉस्को जो रिवर है रसिया की, उसका नाम कंबाइन कर इस मिसाइल का नाम यहां पर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट कई बार एग्जाम में बन जाता है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से इनफॉर्मल समिट के बारे में बात की थी। इनफॉर्मल समिट क्या होती है? इनफॉर्मल समिट होती है जब किसी भी एक पर्टिकुलर प्लान के तहत आप लोग नए मिले कि हाँ हम लोग ये बातें डिस्कस करेंगे, ये करेंगे, बस आप लोग जाकर मिले और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में काफी बुरी टेंशन चल रही थी, तो उस टाइम पर बात ये आई निकलकर कि मिलते हैं यार और मिलकर बैठकर बातें करते हैं बॉर्डर इशू के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, या फिर जो और भी इशू चल रहे हैं यहां पर उनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकाल सकते हैं। तो इनफॉर्मल समिट की सबसे अच्छी बात यह होती है आप लोगों को मीडिया में आके फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं देनी होती है कि हम लोगों ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिए या फिर ये चीजें हैं। आप लोगों को जस्ट अपना काम करना होता है और रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश करनी होती है। तो पहली इनफॉर्मल समिट जो होती है वांग चाइना के अंदर में, जिसको वांग स्प्लिट के नाम से जाना गया। दूसरी इनफॉर्मल समिट थी यहां पर ममल्लापुरम चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु के अंदर में, जिसको चेन्नई कनेक्ट के नाम से जाना गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। रीजन सीधा सीधा ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में आज की डेट में भी आप लोग जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में क्या कंडीशन बनी है। तो यहां से आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। और चाइना से रिलेटेड चाहे कोई भी इशू हो आज के डेट में, चाहे बॉर्डर वाला इशू हो, कोरोना वाला इशू हो, हांगकांग वाला इशू हो, ताइवान वाला इशू हो, साउथ चाइना ईस्ट या फिर एक तरीके साउथ चाइना वाला जो बेसिकली रीजन हो, या फिर ये सारे जो भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, कोई भी मुद्दा हो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए तो खासकर। तो इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। आइए कोविड-19 के केसेस के ऊपर एक नजर यहां पर डाल लेते हैं। टोटल मिलाकर यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा केस हो चुके हैं। तो ये आप लोगों के सामने 1 करोड़ 21 लाख के करीब केस आप लोगों के सामने। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर 5,51,000 के करीब डेथ हो चुकी है और लगभग 70 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो यहां से रिकवर हो चुके हैं। तो ये पॉजिटिव साइड आप लोग इसकी बोल सकते हैं। हमारी कंट्री तीसरे नंबर पर आ चुकी है, आप लोगों को मैंने बताया था। अगर बात करें यूएसए के अंदर सबसे टॉप पे चल रहे हैं 31 लाख केस के साथ में, और कल यूएसए के अंदर लगभग टोटल मिलाकर यहां पर 60,000 के करीब 59,000 के करीब यहां पर केस निकल कर आए। ठीक है, 59 क्या 60 हो गए, जरा सी कसर रह गई बस। और उसी के साथ में 1,34,000 लोग ऐसे हैं जो यहां से इससे इंपैक्टेड हो चुके हैं। ब्राजील सेकंड नंबर पर चल रहा है 17 लाख केसेस के साथ में। 41,000 केस आए यहां पर कल ब्राजील के अंदर में, और 68,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। हमारी कंट्री में भी कल जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पर पहुंच गए हम लोग। 25,000 25,500 केस आए, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट केस है हमारी कंट्री में। इसी के साथ में
अगर अपनी कंट्री में आप लोग बात करें तो 7 लाख 7.5 लाख से ऊपर केस हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और 21,144 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। रिकवरी की संख्या भी कल काफी अच्छी देखने को मिली, 19,500 के करीब लोग यहां से रिकवर हो गए। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में अकेले में 6,500, तमिलनाडु में यहां पर 3,500, दिल्ली में यहां पर लगभग 2,000, 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस करने वाले हमारी कंट्री के ये 3 एरिया हैं जिसमें याद रखिएगा अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ हो चुकी है यहां पर 9,500, तमिलनाडु के अंदर यहां पर 1,700 और दिल्ली के अंदर यहां पर 3,500 के करीब आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि सबसे टॉप पर जो डेथ में है यहां पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है दिल्ली। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, लंगोटिया यार, ये यहां पर 12वें नंबर पर बरकरार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सऊदी अरेबिया भी काफी ज्यादा केसेस, साउथ अफ्रीका भी काफी अच्छे केस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर 8,000 10,000 के करीब यहां पर केस देखने को मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आज के मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोगों के सामने है यहां पर गंगा रिवर, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, और थोड़ा सा हैंग हो गया था, पता नहीं क्या रुक गया था थोड़ा, तो थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को गैप देखने को मिला होगा। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है गंगा रिवर, तो जाकर देखिएगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था उसका जो मैप बेस्ड क्वेश्चन था वो आज उसका मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते रहिए। एक बात और, कल कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक छोटा बेबी घर में हुआ है, भांजा हुआ है मुझे, तो उसके बारे में मैंने बताया था। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर पिक्स दिखाइए तो देखिए थोड़ा सा होने दीजिए उसको 10-15 दिन का, फिर आप लोगों को पिक्स दिखाता हूं मैं। ठीक है टेंशन मत लीजिए, जरूर शेयर करूंगा इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो वहां पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए, पिक्स वगैरह वहां पर मैं शेयर करता रहता हूं कई सारी। अब आइए बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। पता नहीं क्यों ये थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है, मुझे लग रहा है फिर से यहां पर ये रुक गया था बीच में, तो कोई नहीं, देखते हैं क्या कंडीशन है। ये यहां पर जो मैंने आप लोगों से बात की थी, मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था। मैंने आप लोगों से बोला था कि देखिए अगर प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन ढूंढा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप लोगों के सामने यहां पर दिख रहे हैं, ये क्या है, मास्क आप लोगों को लग रहे होंगे कि हाँ गंदे गंदे से मास्क दिख रहे हैं, पर लेकिन ये मास्क नहीं है, ये पराठे हैं। यहाँ पर ये एक तरीके से पराठे बनाए गए अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कंडीशन कैसे आप लोग लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने देखा, मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए के द्वारा अपने हाथ खींचने स्टार्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके द्वारा बोला गया है, साफ साफ ब्लेम किया जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है यूएसए के अंदर जो इतने केस निकल कर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी बोली गई इनके द्वारा कि कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना को, क्योंकि चाइना जो हरकतें कर रहा था यूएसए उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था, तो इसके चलते भी यहां पर ये चीजें देखने को मिली। ठीक है, बाकी कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर बेबी का फोटो शेयर कीजिए, मैंने बोला था कि मैं मामा बन गया, एक छोटा सा भांजा हुआ है। तो देखिए अभी रुक जाइए, 10-15 दिन का हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से पिक्चर शेयर करता हूं। ठीक है, पिक्चर आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिलेगी, क्योंकि पिक्चर वगैरह सारी वहीं पर ही शेयर की जाती हैं, और भी बहुत सारी पिक्चर शेयर कर रखी हैं अपनी पर्सनल जो लाइफ से रिलेटेड है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब यहां पर आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर यहां पर देखेंगे। और इसी के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेंगे, जो प्रीलिम्स, मेंस और एग्जाम, किसी भी आप लोग एग्जाम की इंडिया के अंदर तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहां पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो कम्युनिटी है उसके ऊपर जब ब्लेम लगाया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो उससे रिलेटेड है, तो काफी अच्छे से यहां पर डिस्कस करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, हालांकि फोकस तमिलनाडु पे है, पर लेकिन हम लोग को तमिलनाडु पर फोकस नहीं रखना है, हम लोगों को पूरा फोकस देना है पूरी कंट्री के ऊपर। तो यहां पर आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी, जॉब ग्रोथ क्या, मतलब कितनी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्या क्या कंडीशन बनी है। इसी के साथ में 3 चीजों को कंपेयर किया गया है यहां पर। 3 चीजें क्या क्या हैं, एक में बोला गया यहां पर डिमोनेटाइजेशन, दूसरा बोला गया जीएसटी, और तीसरा बोला गया कोविड-19। तो वो सारी चीजें यहां पर जानने को मिलेंगी, तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो यहां पर किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर के बारे में, तो ये सारी चीजें जानेंगे। ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा जो फोकस दे रहा है, ये दे रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कि ग्राउंड लेवल पर चीजों को लेकर चलना चाहिए, यानी कि पंचायत लेवल पर, म्युनिसिपैलिटी लेवल पर चीजों को लेकर चले तो हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। इसी के साथ में जो साइड वाला आर्टिकल है यहां पर, ये पर्सन के लक के बारे में बात कर रहा है। आप लोगों को पता है बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है आज के दिन में, नीतीश साहब है। जब यहां पर 2014 में जब सेंट्रल इलेक्शन हो रहे थे, तो मोदी जी का मोदी जी का फेस जब सामने लाया गया कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो नीतीश कुमार साहब ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और उसी के चलते इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया।
बीजेपी को छोड़ा, फिर इलेक्शन में तो ये लालू प्रसाद यादव जी के साथ में जाकर मिल गए, फिर लालू प्रसाद यादव जी के साथ में इनकी बनी नहीं करप्शन के केस निकल कर आए, तो इन्होंने उनसे भी गठबंधन तोड़ लिया और फिर से ये बीजेपी के साथ में आकर मिल गए। तो आज की डेट में भी इतनी अफरा तफरी होने के बाद में, इल्टी उल्टी सीधी हरकतें होने के बाद में भी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के सामने कोई टक्कर देने वाला नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करते हैं आज के डेट में, तो कोई यहां पर अगर बात करें कि ऐसा फेस, ऐसा इस तरीके का लीडर अगर देखते हैं जिस तरीके से आज के डेट में मोदी जी का ओरा बना हुआ है, तो इस तरीके से कोई और देखने को मिल रहा है। उनके कंपटीशन में कोई सामने ऐसा फेस निकल कर नहीं आता है। ऐसे यहां पर बिहार के बारे में बात की जा रही है कि कोई ऐसा फेस नहीं है आज के डेट में भी जो इनको ढंग से टक्कर दे सके। जबकि देखा जाए, अगर बात करें लालू प्रसाद यादव जी के बारे में, तो कंडीशन वहां पर खराब काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व वहां पर नहीं है और बीजेपी के चलते बात जाए तो इनके साथ में गठबंधन है ही है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अभी जो सबसे बड़ा फेस निकल कर आ रहा है, यह है यहां पर फिलहाल चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार है। हालांकि कई सारे आरोप भी इनके ऊपर लगाए गए, जैसे पेंडेमिक चल रहा था यहां पर, तो माइग्रेंट वर्कर काफी लार्ज स्केल पर बिहार में वापस आए, पर इनके द्वारा कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया गया। आज की डेट में भी सबसे ज्यादा कम जो केसेस जो चेक किए जा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से चेक ही नहीं किया जा रहा है। जब चेक नहीं करेंगे तो केस निकल कर नहीं आएंगे, तो यह भी एक बहुत बुरी कंडीशन है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कोविड-19 के केस हो, पर लेकिन चेक नहीं किया जा रहा है, तो फैसिलिटी भी कोई अप टू द मार्क यहां पर नहीं है। तो यह भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये एमजी नरेगा के बारे में बात करें तो इसको भी यहां पर देखेंगे आर्टिकल को, काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर जो केसेस हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कोविड-19 का एक एनालिसिस किया गया है, तो इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ये इन्वायरमेंट और पेंडेमिक को कंबाइन कर यहां पर बातें बता रहा है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का एक ओवरव्यू। आइए अब यहां पर आर्टिकल्स देखते हैं। सबसे पहले एक जल्दी से छोटा सा आर्टिकल है, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है। कोविड-19 का कोई रिलीजन नहीं है। कई सारी कंट्री ऐसी देखने को मिली जहां पर कोविड-19 के जब केस निकल कर आ रहे थे, तो ये बोला गया ये अलग अलग कम्युनिटी के साथ में ऐड कर इनको देखा गया। पर लेकिन इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि अपनी कंट्री के बारे में, तो थर्ड हाईएस्ट केस हमारी कंट्री में आज के डेट में पहुंच चुके हैं वर्ल्ड में। सबसे पहला जो केस कहां पर निकल कर आया, क्वेश्चन याद रखिएगा कि इंडिया का फर्स्ट जो रिपोर्ट केस देखने को मिला वो केरला के अंदर देखने को मिला जनवरी 30। ठीक है, जो कि यहां पर इसके बाद में यहां पर एवरी स्टेट के अंदर यहां पर ये फैलना स्टार्ट हो गया। आज के डेट में हर एक स्टेट के अंदर कोई ना कोई केस है। चीफ मिनिस्टर जो थे केरला, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के, उनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया और बोला गया कि इसको कम्युनल रंग मत दीजिए, यानी कि एक तरीके से कम्युनल हार्मनी बनाकर रखनी है। इसको ये मत बोलिए कि हाँ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा फैलाया गया है। जब हमारी कंट्री में यहां पर बात कर रही थी तबलीगी जमात के बारे में, तो काफी ज्यादा रोज देखने को मिला पूरी कंट्री में, और एक तरीके से पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट में चीजें खड़ी हो गई, कंपेन चलने लगे कंट्री के अंदर में। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा हॉट स्पॉट जो हमारी कंट्री में निकल कर आए, ये बोला गया कि जो जमात के लोग इकट्ठा हुए वहां से काफी लार्ज स्केल पर जो हॉट स्पॉट निकल कर आए, तो तिबलगही जमात के जो ऑर्गेनाइजर थे उनके द्वारा ये हरकतें की गई है। और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है वो भी फेल हो गई है, पुलिस फेल हो गई है इनको यहां पर रोकने में, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना। रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी कहीं ना कहीं इस तरीके से इतने लार्ज स्केल पर जो जनता को इकट्ठा न होने दिया जाए। तो देखिए यहां पर जो तिबलगही जमात के लोग थे उनके द्वारा तो हरकतें की गई है, उनकी पूरी गलती ऐसा नहीं बोल सकते कि उनकी गलती नहीं है, पर लेकिन यह भी नहीं है कि इन्हीं की सारी गलती थी। यहां पर गवर्नमेंट की भी गलती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पर चीजों को क्यों काउंट नहीं किया, क्यों इतना यहां पर इस तरीके से इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया। एक काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह बोली गई है कि हमारी सोसाइटी को हमेशा जो फायदा उठाना चाहते हैं उसको पोलराइज करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाए, अलग अलग मुद्दों को यहां पर लेकर चला जाता है। तो ये बेसिकली क्या रहता है, इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई फायदा होता है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें दिल्ली में दंगे हुए 2020 में, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ये किसके चलते हो रहे थे, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही थी। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसी को आप लोग सब चीजों के लिए ब्लेम करना स्टार्ट कर दो। यानी यहां पर जो राइटर बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो मानते हैं कि यहां पर एक हमारी कंट्री की जो सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी है मॉडर्न वर्ल्ड में, ये जो माइनॉरिटी है ये सबसे ज्यादा पुअर भी है। सबसे ज्यादा जो गरीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसका अगर मैं पर्सनली बोलूं, एक सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो होता है मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर हैं। क्योंकि देखिए रीजन क्या निकल के, रीजन निकल के आता है, जैसे आप लोगों को याद भी होगा एक हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी इस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड कि हमारी कंट्री में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ के जो किस तरीके से कंडीशन बनती है। तो जो लीडरशिप की प्रॉब्लम बहुत बुरी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि जो लीडर रहते हैं वो अपनी फैमिली अपने परिवार के ऊपर तो पूरा फोकस रहता है, पर लेकिन पर्टिकुलर कम्युनिटी को आगे निकाल कर नहीं लाना चाहते हैं। अगर उनकी स्टडी जो है वो मदरसा में, उन्हें जो मस्जिदों में पढ़ाया जाता है, आज के डेट में लोग जा जाकर कहां पर पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मदरसे को सपोर्ट किया जाता है, वो भी उस तरीके के जहां पर किताबें वगैरह भी नहीं ढंग से प्रोवाइड कराई जाती है, कोई फैसिलिटी ढंग से नहीं रहती है, रिलीजन के नाम पर ज्यादा बातें होती हैं। तो ये भी कई सारे फैक्ट वहां पर बोले गए थे उस टाइम पर। अगर प्रॉपर वे में एजुकेशन प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट भी यहां पर पार्टिसिपेट करे कि हाँ एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, हमारी कंट्री में कई सारे आप लोगों को पता है ऐसे एक्ट भी हैं, जैसे
अगर बात करें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। वो अलग बात है कि अप टू द मार्क चीजें नहीं मिलती है, पर लेकिन जिस तरीके से रिलीजन के नाम पर जो एजुकेशन दी जाती है उससे तो ये काफी ज्यादा बेटर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। रिलीजन एक पर्सनल स्पेस है हमारी कंट्री में, उसको हर एक इंसान को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहिए, पर लेकिन एजुकेशन वो बिल्कुल अलग रखना चाहिए। यहां पर रिलीजन को जब एजुकेशन के साथ में ऐड किया जाता है तो देखिए वो फिर थोड़ी टफ कंडीशन बन जाती है। फिर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंसान का जो विकास है वो ऐसा नहीं होगा जैसा कॉम्पिटिशन रिक्वायर है आज के डेट में, जो आज की डेट में अगर मार्केट में आप लोग जाते हैं तो एजुकेशनली भी काफी बैकवर्ड कम्युनिटी आप लोगों को यहां पर नॉर्मली देखने को मिल जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी में आप लोगों को कोई इस तरीके से लोग नहीं देखने को मिलेंगे जिनको लीडरशिप का रोल प्ले करने के लिए दिया जाए, जैसे स्पोर्ट में, म्यूजिक में, आर्ट, सिनेमा, गवर्नेंस। तो सबसे पहले जो नाम आता है यहां पर, जो कि मेरे भी काफी फेवरेट आप लोग पर्सन बोल सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को इनका नाम देखने को मिलता है। इनसे लेके एमएफ हुसैन तक आप लोग जा सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान, सानिया, जो आप लोग बात करें सानिया मिर्जा, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ये ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि यहां पर इसी कम्युनिटी से निकल कर आई। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डेडिकेशन था। आप लोगों ने अगर इनसे रिलेटेड किताबें पढ़ी यहां पर अब्दुल कलाम साहब से, तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि कंडीशन क्या क्या बनी। तो एक तरीके से फैमिली का एक माहौल जो जैसा रहता है वहां से चीजें काफी बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो तिबलगही जमात में कुछ लोग थे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि पूरा रिलीजन तिबलगही जमाती है, और भी लोग हैं यहां पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इस्लाम को ही आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जो टेररिस्ट एक बार बन गया उसका कोई रिलीजन नहीं रह जाता है। वो अलग बात है कि वो रिलीजन के नाम पर ये हरकतें करते हैं, क्योंकि रिलीजन एक ऐसा अफीम है, एक ऐसी ओपियम है, एक ऐसा नशा है जिसके बेस पर लोगों को आसानी से टैकल किया जा सकता है। और ये आज से नहीं है, ये पास्ट से है। पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती थी, इसीलिए उन्होंने सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट निकल कर लेकर आया, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का, उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीजन से कंप्लीटली अलग कर देंगे। तो वो बातें वहां पर उनके द्वारा इसीलिए बोली गई। हालांकि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अमरनाथ की यात्रा जाते हैं, मक्का मदीना की यात्रा जाते हैं, तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पर लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव है। और यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है फ्रांस से रिलेटेड इश्यू के बारे में, ठीक है। तो फ्रांस में जब आप लोगों को देखने को मिला, जब कई सारे अटैक यहां पर किए गए, तो फ्रांस ने भी जो सेक्युलरिज्म का जो फंडा है, नॉर्मली बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर नहीं करेगा, पर बुरखे वगैरह इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। तो वो जो था हमारी कंट्री का सेक्युलरिज्म था, उसके साथ में कंपेयर करने के लिए पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहीं से निकल कर आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर राइटर क्या बोल रहे हैं, कोविड-19 एक बड़ी महामारी है, सबके सामने खड़ी है। तो हम लोग को ये देखना है कि सॉल्यूशन क्या निकालना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखकर हम लोग को यहां पर लेकर चलना है, और इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव बनाइए, रीजनेबल चीजों को लेकर चलिए, कैसे यहां पर प्लान हो सकते हैं और कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है। आपस में लड़ना ये कोई सॉल्यूशन यहां पर नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कई सारे आर्टिकल हैं, इंटरेस्टिंग डिटेल में हम लोग जानेंगे इनके बारे में। ये जो आर्टिकल है, हालांकि बात यहां पर तमिलनाडु के बारे में कर रहा है, पर लेकिन हमारा फोकस तमिलनाडु के ऊपर नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से आर्टिकल पढ़ाऊंगा जिससे कि कंट्री में कहीं पर भी कोई बातें हो रही हैं तो आप लोग इसको यहां पर यूज कर सकें। जॉबलेसनेस के बारे में बात की जा रही है कि जॉब अवेलेबल नहीं है, और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले हम लोग जानेंगे। यहां पर ये पर्टिकुलर जो वुमेन है, ये फायर क्रैकर की जो फैक्ट्री है वहां पर ये काम करती है, आप लोगों को नजर आ रही है पटाखे की फैक्ट्री में। तो थोड़ी सी बातें पहले आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो डिजीज है, यहां पर 2019 में स्टार्ट हुई, ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों को डिसरप्ट कर दिया, यानी कि एक तरीके से चेंज करके रख दिया, तोड़ के रख दिया। चेंज जो चल रही थी इंप्लॉयमेंट की, सब चीजों की, वो टूट गई कहीं ना कहीं। वर्ल्ड जो था, इसी के साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पॉलिसी मेकर हैं वो भी कहीं ना कहीं सदमे में आ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहां से बाहर कैसे निकलना है, किस तरीके से चीजों को सस्टेन करना है, इंप्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराना है। लॉकडाउन रहा, उसमें कई सारी और चीजें यहां पर देखने को मिल गई। अगर प्रॉपर वे में यहां पर बातें करें, यहां पर तो एकेडमिक और जो पॉलिटिकल डिबेट यहां पर देखने को मिलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो काफी बड़ा रोल यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जॉबलेस जो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार स्टैग्नेशन जब होता है, स्टैग्नेशन कब होता है, जब चीजें रुक जाती हैं एक तरीके से, तो वो आप लोगों को देखने को मिलता है। जॉबलेस ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलता है। जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए छोटा सा पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी कंट्री में अगर आप लोग ग्रोथ के बारे में बात करें, जैसे जीडीपी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे बड़ा रोल सर्विस सेक्टर यहां पर प्रोवाइड कराता है। पर सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे कम लोगों को जॉब देता है, ठीक है। यहां पर पढ़े लिखे स्किल्ड लोग चाहिए। पर लेकिन जब बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर सबसे कम पार्टिसिपेट करता है जीडीपी के अंदर, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। पर लेकिन सबसे ज्यादा लोग 50% या फिर 60% के करीब लोग आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और ये सबसे कम ग्रोथ देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रोथ बढ़ रहा है कहां से, सर्विस सेक्टर से, पर लेकिन लोगों के हाथ में जॉब नहीं है। तो ये होता है एक तरीके से जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इसी के साथ में अगर बात करें जो आज के में पीरियड और पेंडेमिक के बारे में बात करते हैं, हमारी कंट्री में स्टैग्नेशन यहां पर चीजें अगर आप लोगों को देखने को मिलेंगी तो यहां से चीजें समझ में आ जाती हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर कहीं पर आज के में जॉब की जरूरत है तो कुछ ना कुछ स्किल वहां पर चाहिए। अनस्किल्ड जो जॉब है वो काफी कम होती नजर आती हैं, आने वाले टाइम में ये और भी कम होती नजर आएंगी। तो तीन चीजों को कंपेयर यहां पर किया गया कि किस किस का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है हमारी कंट्री के ऊपर। सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन, 8 नवंबर 2016 में आप लोगों को डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब भी चुनकर आए थे जिन इलेक्शन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जाए जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के बारे में, हमारी कंट्री में जीएसटी डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं ये आप लोगों को बताना है। जीएसटी डे जिस दिन जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है और ईयर भी बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, कई बार बता चुका हूं पहले भी, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर नेक्स्ट जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये है पेंडेमिक। तो तीन ये कैसे मुद्दे हैं यहां पर जो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर कुछ कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात की जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या मतलब होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है कि जब कुछ लोग जो होते हैं वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो जॉब करना चाहते हैं, लेबर फोर्स के अंदर आना चाहते हैं, पर लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रहा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फॉर्मूले भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ये यहां पर अभी इन फॉर्मूले के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा कि क्या क्या है यहां पर, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप लोग देखिए यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है, यानी कि जो लेबर फोर्स होती है पार्टिसिपेट करती है, उससे अगर आप लोगों से पूछे क्या मतलब है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का है कि नंबर ऑफ इंप्लॉयड, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जिनके पास में जॉब नहीं है, दोनों को जोड़िए, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करना है पॉपुलेशन कितनी है यहां पर 15 से लेके 64 साल के बीच में, यानी कि जो जॉब करने लायक जो यहां पर पॉपुलेशन होती है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को ये रेट यहां पर निकल कर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बारे में याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके बारे में पास्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहां पर इंप्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ इंप्लॉयड पर्सन, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, टोटल 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है लेबर फोर्स, तो टोटल लेबर फोर्स जो यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन और यहां पर 100 और बटे में यहां पर यानी कि डिवाइड बाय किया जा रहा है लेबर फोर्स के बारे में। तो यहां पर भी लेबर फोर्स है, यहां पर भी लेबर फोर्स है, पर यहां पर आप लोगों को पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से होता है। जैसे अभी यहां पर बात की जा रही है, हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट आई थी कोविड 19 से पहले, यह बोला गया था कि 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो 45 साल में जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है वो तो था, अभी यहां पर कोविड 19 आ गया, तो अब ये 45 के अब 100 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर जब से देश आजाद हुआ है, ये बोल सकते हैं 100 नहीं, हालांकि लगभग आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि आप लोग बोल सकते हैं 73-74 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी अगर बात करें तो 4 तरीके से आप लोग इसको डिवाइड कर देख सकते हैं। पहला होता है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल क्या होता है? आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप लोग कोई बेटर जॉब ढूंढनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग थोड़ी टाइम के लिए हो सकता है कि रुक जाएं, या फिर आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोग ग्रेजुएट हैं, आप लोग सोच ले रहे हैं कि एमबीए की डिग्री और ले लेते हैं, उसके बाद में जॉब करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आप लोग यहां पर रुक जाते हैं। तो एक तरीके से जॉब स्विच करने का भी जो टाइम होता है उसके बीच की आप लोग बात बोल सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब यहां पर आप लोग समझिए टेक्नोलॉजी का कोई अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप लोग जानते नहीं है कि कैसे यूज करना है कंप्यूटर को, और वहां पर कंप्यूटर आ गए, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर सीख कर आओगे तो आप लोग को जॉब मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से आप लोग की जॉब चली गई है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसको आप लोग एग्रीकल्चर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अभी गेहूं कट रहे थे, सारी चीजें चल रही थी, तो अच्छे से लोगों को जॉब मिली हुई थी। अब मान लीजिए गेहूं वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं, जब ईंख वगैरह छीले जाते हैं, यानी कि गन्ना की जो खेती होती है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर पर भी 2 लोग आए हुए थे यहां पर, जो कि बंगाल से आए हुए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अभी यहां पर जॉब कर रहे थे, वो यहां पर लगभग 4 से 5 महीने तक कंटिन्यूअस जॉब करते हैं, फिर उसके बाद में वापस चले जाते हैं। तो सीजनली वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सीजनल एक तरीके से इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद में अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं, वो अपने घर जाते हैं, फिर वहां पर जाकर कोई और काम देखते हैं, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो होता है, देखिए, जैसे जैसे कोई इकोनॉमी स्लो डाउन आता है, जैसे अभी कोविड 19 चल रहा है, पहले उससे पहले आप लोगों को देखने को मिल रहा था यहां पर डिमोनेटाइजेशन, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन के बाद में जीएसटी। तो ये क्या हो गया, कुछ कंडीशन ऐसी बनती रहती है कि साइकिल में चीजें चलती है। इकोनॉमी में जो अप्स डाउन आते हैं, तो वो जो इंपैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
तो ये कई सारी जो डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा तो आइडिया कम से कम जरूर रखिएगा। अभी यहां पर मैंने आप लोगों से बात की डिमोनेटाइजेशन के बारे में, तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर ये बोला गया है कि डिमोनेटाइजेशन का कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए था। लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, पैसे मिलना स्टार्ट हो गए जैसे चीजें एकदम स्टार्ट हो गई, तो ना तो गांव वाले एरिया में और ना ही शहर वाले एरिया में कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पर डिमोनेटाइजेशन के चलते। कुछ टाइम के लिए सैलरी रोकी गई, उसके बाद में फिर उनको प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी गई जैसे सैलरी आ गई। ठीक है, जीएसटी के बारे में बात करें, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा अर्बन एरिया में, क्योंकि जीएसटी जो है वो यहां पर एक तरीके से जो टैक्स लगाया गया, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको सब्ज्यूम इसके अंदर किया गया, तो इसके चलते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जीएसटी का काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। पर लेकिन जो कोविड-19 है, जो एक लॉकडाउन है यहां पर, ये तो गांव वाले एरिया में भी और शहर वाले एरिया में भी ये काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रहा है, हर एक डायमेंशन में। चाहे आप लोग कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे आप लोग एक बच्चे हो, स्टूडेंट हो, चाहे लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आप लोग एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप लोग खेती का काम कर रहे हो, हर एक लेवल पर इसका इंपैक्ट पड़ा, जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि खतरनाक इंपैक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिला, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। अब यहां से कैसे रिकवर करना है उसके बारे में बात करते हैं कि यहां से रिकवर करना है, और खासकर जो माइग्रेंट वर्कर हैं, इधर उधर से वो जा रहे हैं, उनके ऊपर कैसे फोकस देकर चलना है, तो वो भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बोल सकते हैं। तो इकोनॉमी को एक तरीके से कहीं ना कहीं बेरंग कर दिया यहां पर कोविड-19 ने। तो इसके चलते यहां पर अगर आप लोग देखें, पेंडेमिक जो है उसने यहां पर इंडिया की जो अनसस्टेनेबल जो डिपेंडेंसी है गुड्स के ऊपर, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को पता है, जैसे हॉस्पिटल की मैं आप लोगों से बात करता हूं, हम लोग ये मानते हैं कि हॉस्पिटल वाला एरिया हमारा काफी अच्छा चल रहा था, पर लेकिन जैसे ही यहां पर सामने चीजें निकल कर आई, यहां पर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली कि कोविड-19 फैला यहां पर, तो यहां पर कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं कोई कंडीशन नहीं है, कहीं दवाई नहीं मिल रही है, कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, तो पता चल गया कि कितनी अच्छी तैयारी है। यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक टेस्ट लगाकर देख लेते हैं, तो आप लोग को पता चल जाता है कि कितनी अच्छी प्रिपरेशन आप लोग की चल रही है। यानी कि एक तरीके से एक थोड़ा सा एक बोनी बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइट शब्द अगर इसके लिए बोलूं, तो आप लोगों को अपनी औकात सामने आ जाती है, कैसी प्रिपरेशन आप लोगों ने कर रखी है। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों की औकात और बढ़ने का मन करता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर नंबर थोड़े डाउन हो जाते हैं तो ये लगता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वहीं से ही आप लोगों को अपने आप को संभालना होता है और आगे लेकर चलना होता है। तो यहां पर भी यही बात की जा रही है कि हमको अपने आप को संभालना पड़ेगा, आगे लेकर चलना पड़ेगा। अब रही सही कसर क्या होगी, एक साइड में कोविड-19, दूसरी साइड में चाइना, मतलब वायरस भी यही दे रहा है, ऊपर से लद्दाख वाले रीजन में लड़ भी यही रहा है, तो ये दूसरी सिचुएशन काफी खतरनाक आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है लॉकडाउन के चलते वो काफी ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम में आ गई, ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। तो अब यहां से निकलना है जल्दी से जल्दी, क्विकली, कितनी जल्दी यहां से शिफ्ट करके बाहर निकल सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वाला यहां पर एरिया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। इसी के कंटिन्यूटी में आप लोग आगे ये आर्टिकल बोल सकते हैं, हालांकि आर्टिकल अलग है यहां पर, तो पर लेकिन यहां पर जो आर्टिकल है वो कई सारी बातें आप लोग को बताएगा। यहां पर बेसिकली माइग्रेंट वर्कर, इसी के साथ में जो नरेगा है वो कैसे काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री में नरेगा में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आप लोग इसको बोलते हैं, जो खासकर फोकस देकर चलता है हमारी कंट्री में जो गांव वाला एरिया है उसमें। ठीक है, तो पुअर जो सेक्शन है वो काफी प्रॉब्लम में आ गए अभी यहां पर इसके चलते, कोविड-19 के चलते। तो हमारी कंट्री में एक स्कीम है जो कि 2005 में लॉन्च की गई थी, इसका नाम स्टार्टिंग में रखा गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बाद में चलकर इसमें महात्मा गांधी जी का नाम भी जोड़ दिया गया। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, महात्मा गांधी जी का नाम इस स्कीम में कब ऐड किया गया, कौन से ईयर में? ठीक है, तो ये आप लोग बताइए। इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात की गई 100 डेज के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है कि अगर आप लोगों ने एक बार रजिस्टर कर दिया कि भैया मुझे जॉब चाहिए, तो 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिली तो आप लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को बस रजिस्टर करना है, तो एक तरीके से राइट टू वर्क की बात की जा रही है। 100 डेज का वर्क इंश्योर आप लोगों के लिए किया जा रहा है। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह भी है, टोटल जो भी इंप्लॉई होंगे यहां पर उसमें 1/3 जो रहेगी वो वुमेन रहेगी, तो यह भी एक काफी बड़ी चीज यहां पर देखने को मिली। फिक्स्ड मिनिमम वेज की गई कि हां बस कम से कम इतना तो पैसा मिलना ही है, अपर राज्य के ऊपर डिपेंड है कि जितना पैसा आप लोग दे सकते हैं वो राज्य को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है? फोर्थ नाइट का मतलब होता है हर 2 वीक में, यानी कि 14 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को वेज देनी पड़ेगी। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें रही। हालांकि इसमें कई सारी कमियां खामियां देखने को मिली जो कि कई सारे आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किए, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट उस टाइम पर चीज थी। जो बातें आगे की जा रही है यहां पर, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए यहां पर हमारी कंट्री में कुछ संख्या, कुछ डेटा बताने की कोशिश की गई है। तो 8.4 लाख पुअर हाउस होल्ड जो है आज के डेट में वो यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 80 डेज का वर्क, यानी कि लगभग
समझ सकते हैं कि मार्च से हमारी कंट्री में जो था बेसिकली लॉकडाउन चला था। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, तो काफी लंबे समय तक लॉकडाउन चला और नॉर्मली 100 डेज या फिर 120 डेज अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से यहां पर वर्क प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो जो गरीब लोग थे उनके कई सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 8.4 लाख, जिनके 100 डेज के करीब जो वर्क है वो यहां पर कंप्लीट होने वाला है। तो इसके चलते अब उनका एक बार वर्क कंप्लीट हो गया तो फिर उनके बारे में कौन सोचेगा। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। 1.4 लाख के करीब अमंग जो कंप्लीट कर चुके हैं अपना कोटा, तो अब उनके पास में कोई जॉब नहीं होगा तो उनको कहां से मिलेगा। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। एमजी नरेगा के तहत यहां पर 4.6 करोड़ हाउस होल्ड को यहां पर बेनिफिट मिला है इस साल पर। लेकिन आप लोग ये समझिए, अब कोविड-19 चल रहा है, अब यहां से तो इनको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो फिर इनके बारे में यहां पर क्या मिलेगा, इनके बारे में कौन सोचेगा जब यहां पर मार्केट में कोई जो भी अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर कई सारे मुद्दे बोले जा रहे हैं। एक तो ये पर्टिकुलर जो स्कीम है इसके लिए यहां पर आप लोग पैसा बढ़ाइए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को ये बोला जा रहा है कि आप लोग यहां पर ये इसके चलते थोड़ा सा इंप्लॉयमेंट के डेज भी बढ़ा देने हैं। मतलब पहले 100 डेज आप लोग दे रहे थे तो इनको 200 डेज आप लोग कर दीजिए। तो ये भी काफी बड़ी बात यहां पर बोली जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर एक ये भी है कि अलग अलग एरिया से जो पेंडेमिक के चलते माइग्रेंट लेबर जो अपने अपने एरिया में पहुंची है, अब वहां पर घर पर उनके पास वैसे ही जॉब नहीं है, फैमिली को पालना है, अपना खाना पीना भी होना चाहिए। तो कम से कम एक जिंदा रहने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक जॉब जरूरी है सनम, ठीक है। तो वही बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि अभी यहां पर इनको एक जॉब की जरूरत है, जिसके चलते हालांकि ये जॉब की बात नहीं है पर लेकिन एक रिक्वायरमेंट है जो कि आप लोगों को फुलफिल यहां पर करनी पड़ेगी। तो राइटर इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस यहां पर दे रहे हैं। अच्छा, मानसून की बात की जा रही है कि मानसून जो है थोड़ा अच्छा रहने वाला है, तो इसके चलते खेती अच्छी होगी। तो खेती अच्छी होगी तो यहां पर और ज्यादा काम मिलने के चांसेस हो सकते हैं। पर लेकिन गवर्नमेंट को भी अपने लेवल पर तैयार रहना चाहिए। पता चला कई बार बारिश इतनी ज्यादा होती है कि उसी खेती को जो अच्छी होने वाली है उसमें यहां पर एक तरीके से दिक्कत आ जाती है। तो वो भी बातें हैं यहां पर। तो ये सीधा सीधा बात यहां पर ये बोली जा रही है कि आप लोगों को स्टेट टू स्टेट फोकस देना पड़ेगा। कुछ स्टेट अच्छे हैं एग्रीकल्चर में, काफी अच्छे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं एग्रीकल्चर में अच्छे नहीं है। तो वहां पर क्या होना चाहिए, तो एक जूता सबके पैर में फिट नहीं करना है, सबके लिए अलग अलग से फोकस देकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यहां पर जो गांव वाला एरिया है खासकर उसके बारे में अगर बात करते हैं, जहां पर क्रॉप फेल हो जाता है, एग्रीकल्चर कोई क्राइसिस आ जाता है, तो उसके बारे में आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा कि कैसे काम करना है। मनरेगा के तहत अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये गांव के एरिया के बारे में काफी अच्छे से काम करता है। यानी कि गांव में जो डेवलपमेंट का काम है वो काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करता हूं तो देखिए आप लोगों को लेसन यहां पर लेना चाहिए सक्सेस और फेलियर से, दोनों से, कि किस तरीके से आप लोग जॉब गारंटी प्रोवाइड करा सकते हैं। अर्बन एरिया को तो आप लोग कवर कर लेंगे जैसी चीजें बढ़ेंगी, गांव वाले एरिया को भी आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और गांव वाले एरिया की रिकवरी अगर आप लोगों को करनी है तो नरेगा से बढ़िया कोई ऑप्शन आज के डेट में तो देखने को नहीं मिलता है, जिसके तहत यहां पर एक अच्छे खासा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है और वो भी गारंटी के साथ में। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग इससे रिलेटेड बोल सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसमें आप लोग यहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं। कई बार हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है डेटा मिसमैच का, यानी कि चीप लेबर कमिश्नर के हिसाब से माने तो 26 लाख माइग्रेंट जो हमारी कंट्री में है जो इस अलग अलग एरिया में काम करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से माने तो यहां पर बात की जा रही है कि नंबर जो है वो 8 करोड़ से भी ऊपर यहां पर रख दिया जाता है, यानी कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा बात की गई, अभी फ्री फूड प्रोवाइड कराया जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ऑल बेनिफिशियरी को। काफी अच्छी बात है, एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात है। पर लेकिन जिसके पास में राशन कार्ड नहीं है उनका आप लोग क्या करेंगे। एक और बुरी बात है यहां पर, इसमें जो डेटा यहां पर लिया जा रहा है वो डेटा 2011 के सेंसस के हिसाब से लिया जा रहा है। हम तो 2020 में बैठे हैं और 2021 का सेंसस यहां पर तैयार होने वाला है। तो जो लोग उस सेंसस में कवर नहीं किए गए हैं उनके बारे में आप लोग क्या बातें करेंगे। तो इस तरीके से बोला गया कि रफली 10 करोड़ जो एलिजिबल जो बेनिफिशियरी यहां पर कंटिन्यू एक्सक्लूड किए जाते हैं यहां पर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इनके उनको इसका फायदा मिलता ही नहीं है। तो ये जो कमियां और खामियां हैं इनके बारे में कोई बात नहीं करता है, अच्छी अच्छी बातें बता के चले जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर एग्जैक्टली उनके बारे में कौन बातें करेगा इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो माइग्रेंट वर्कर जो है उनके बारे में देख बात करनी पड़ेगी। इसी के साथ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, किसी के वहां जॉब नहीं कर रहे हैं, उनकी खेती अच्छे से नहीं परफॉर्म हो पा रही है, कोई एक तरीके से भैंस लेकर दूध बेच रहा है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम देखने को मिल जाते हैं जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, अगर वो भूखे मर रहे हैं तो उनके बारे में कौन बात करेगा, तो इसके बारे में कौन बताएगा। तो ये भी बोलने वाली यहां पर बात होगी, पर लेकिन उस पर भी यहां पर जो गवर्नमेंट है वो चुप है। तो उसके बारे में कौन सोचेगा, तो इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आगे अगर बात करते हैं यहां पर
सुप्रीम कोर्ट में यहां पर केस पहुंचा और बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो ढंग से चीजों को हैंडल नहीं कर रही है। आप लोगों को याद होगा कई सारे जो वर्कर्स थे वो ट्रेन ट्रैक पर कट कर मर गए, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। तो जब यहां पर कोर्ट में कई सारी यहां पर पिटीशन पहुंची, तो स्टार्टिंग में तो कोर्ट ने यहां पर मना कर दिया, फिर यहां पर जब देखी कंडीशन कई ज्यादा खराब चल रही है तो फिर यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बुलाया गया। तो गवर्नमेंट की साइड से यहां पर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब यहां पर पहुंचे, उनके द्वारा सबमिट किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि कोई भी डेथ नहीं हुई है। श्रमिक ट्रेन क्या थी, जो अलग अलग एरिया से जो वर्कर थे उनको उनके एरिया में पहुंचाने वाली ट्रेन थी, उसमें बोला गया कि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, फूड की अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो पर लेकिन यहां पर क्या बोला गया, सोलिसिटर जनरल साहब के द्वारा यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि अर्ली इलनेस की वजह से उनकी जान गई, यानी कि पहले से बीमार थे इसलिए उनकी जान चली गई। पीयूष गोयल साहब के द्वारा पूछा गया जब उनसे, तो उनके द्वारा बताया गया कि एंटायर मंथ में किसी भी सिंगल पर्सन की भूख की वजह से जान नहीं गई है। पर लेकिन जब रियलिटी में दूसरी रिपोर्ट निकल कर आती है, वो ये बताती है कि 850 के करीब नॉन कोविड डेथ हुई यहां पर अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से, यानी कि जो लॉकडाउन था वो अनप्लान्ड रहा, तो इसकी वजह से एक मंथ के अंदर अंदर ये कंडीशन स्टार्टिंग की बात की जा रही है, 850 के करीब ये यहां पर डेथ देखने को मिली। नेक्स्ट यहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्वे के हिसाब से खुद बताते हैं कि 80 लोगों की जान यहां पर गई श्रमिक ट्रेन के अंदर में मई 9 से लेकर मई 27 तक, यानी कि मोटे मोटे तौर पर 18 दिन के अंदर आप लोग बोल सकते हैं कि 80 लोगों की जान चली गई। और हमारी कंट्री के रेलवे मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, सिंगल की भी जान नहीं गई है किसी की। तो यहां पर ये देखने वाली बात है कि उनकी जो जान गई वो भूख की वजह से और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से गई। तो डेटा इस तरीके से छिपाया जाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, इसीलिए हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो था वो 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही थी। वो डेटा गवर्नमेंट ने प्रस्तुत ही नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसको छिपा लिया। तो कंडीशन क्या देखने को मिली, कंडीशन यहां पर ये देखने को मिली कि डेटा किसी न किसी तरीके से लीक हो गया, तो फिर सिचुएशन जो थी वो काफी ग्राउंड लेवल पर खराब होती नजर आई। तो वही सब बातें थी जिस टाइम पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया कि जो नहीं था एक इशू बन गया था पकोड़े को लेकर, कि पकोड़ा तलना भी एक जॉब है, ठीक है, तो सब पकोड़े ही तल लो। तो वो जो है काफी उनके द्वारा कमेंट किया गया, तो उसको काफी गलत तरीके से मीडिया के द्वारा भी मतलब एक तरीके से प्रेजेंट जब किया गया तो काफी गलत एक इशू बन गया यहां पर हमारी कंट्री में। तो ऐसे ऐसे इशू कई बार निकल कर आते हैं। देखिए पहली बार मुझे ऐसा लगा जब 2014 में वोटिंग डाली गई थी, काफी अच्छा लग रहा था कि हाँ एक नई गवर्नमेंट चुनकर आ रही है, कुछ नया करेगी, अच्छा करेगी। 5 साल बीत गए, 2019 में जब इलेक्शन हुए उस टाइम पर और 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे, जब उसमें कंपेयर कर मैं देखता हूं तो एक बड़ा ही गैप नजर आता था। 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे, तो जब अगर बात करें यहां पर हमारी कंट्री के जो लीडर हैं उनके द्वारा एक अच्छी अच्छी बातें की गई, इंप्लीमेंट देंगे लोगों को, इसी के साथ में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी बिहाइंड द बार डालेंगे। बहुत अच्छे अच्छे यहां पर एक तरीके से सपने दिखाए गए उस टाइम पर लेकिन चलिए कुछ चीजें आगे इंप्लीमेंट भी की गई, अच्छी चीजें भी कुछ देखने को मिली। 2019 में उन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं की गई किसी के बारे में भी। 2019 में जो मैक्सिमम जो चीजें रही वो प्रत्यारोप के काम चल गए, ये अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं, हम अच्छे हैं, ये सब चीजें। तो वो मुझे काफी बुरा लगा देखने में। और हमारी कंट्री की पढ़ी लिखी जनता जो है वो चीजों को समझकर चीजों को आगे लेकर नहीं चल पाती है। तो इसलिए जागरूक रहना है आप लोगों को। मोदी जी काफी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, पर लेकिन आप लोगों को मोदी जी को वोट नहीं देनी है। मोदी जी आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आने वाले हैं। मैं हमेशा से यही बोलता हूं कि आपके एरिया का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप लोग उसको देखिए वो कैसा है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो। आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी देखनी नहीं है, आप लोग अपने एरिया का इंसान देखना है वो कैसा है, आप लोगों का जो विधायक है सांसद है वो कैसा है, क्योंकि वही काम करेगा वहां पर आकर। अगर आप लोग का विधायक और सांसद अच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो लोकल एरिया में आप लोग का जो लीडर है उसके ऊपर फोकस दीजिए। कहने का मतलब यह है कि लोकल एरिया पर ज्यादा फोकस रहेगा, तभी आप लोग चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आप लोग क्या बोलते हैं, कई बार कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला हूं। जब मेरा आर्टिकल जब मैं पहले पढ़ा करता था उस टाइम पर जो ये न्यूज़पेपर था ना, बोलते हैं कि तो बीजेपी को अपोज करने वाला न्यूज़पेपर है। अगर आप लोग इसको 2014 से पहले अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सारे जो आर्टिकल थे वो यहां पर गवर्नमेंट के क्रिटिकल में लिखे जाते थे, यानी कि कांग्रेस को अपोज करते थे। उस टाइम पर यह लगता था कि हाँ ये बीजेपी को सपोर्ट करने वाला न्यूज़पेपर है। तो देखिए बेसिकली ये न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि क्रिटिकल थॉट जनरेट करता है आप लोगों के माइंड में, यानी कि सही सही चीजें आप लोगों को सब बताने वाले मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट की बखान करने वाले, गवर्नमेंट को अच्छा बताने वाले, पर लेकिन ये क्रिटिकल चीजें बताते हैं कि कमियां कहां पर हैं। और यही चीजें होती हैं जो आप लोग जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं ना एग्जाम के अंदर में, जब आप लोग कंक्लूजन लिखते हैं कि हाँ ये एरिया भी है जिनको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, तो वहां पर ये न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए काम आता है। इसीलिए किसी भी सीबीएस किसी भी आप लोग यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, सबसे पहला जो उसके मुंह पर जो नाम होगा वो बोलेगा द हिंदू न्यूज़पेपर। तो इसीलिए यहां पर ये न्यूज़पेपर है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए भी यहां पर ये न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में कुछ बातें। तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए। तो ये था कल का टारगेट, आप लोगों ने काफी बड़ा कर दिया यहां पर यार मैं सोच नहीं रहा था कि इतने ज्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे। देखता हूं
नेक्स्ट डे का आप लोग का टारगेट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो कोशिश करिए जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। कई सारे बच्चों के द्वारा, उनके भी द्वारा भी शेयर किया गया जिनके द्वारा कभी शेयर नहीं किया जाता था। तो अच्छे से चीजों को शेयर कीजिए, अच्छे से जितना आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर जरूर दीजिए। और इसी के साथ में आप लोग को अपनी पढ़ाई और रिवीजन का भी ध्यान रखिए। 3 वीडियो डेली आप लोग को देखने को मिलती है। एक तो मॉर्निंग में 4 बजे अगर आप लोग उठना चाहते हैं तो मेरे साथ आप लोग उठ सकते हैं, जो कि आप लोग को वीडियो देखने को मिलती है वो होती है क्वेश्चन वाली वीडियो। वहां पर मैं 3-4 महीने पहले के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आगे कोई भी एग्जाम आप लोग का हो तो उसमें आप लोग को प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, क्योंकि लगभग 1 साल का सिलेबस आप लोग का पूछा जाता है। तो वो वीडियो जरूर देखिए। दूसरी वीडियो आप लोग की आती है यहां पर पीआईबी वाली, जिसमें पीआईबी, नैनो मैगजीन और अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसका काफी अच्छा जिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी अच्छी रहती है। और तीसरी वीडियो हमारी हिंदू न्यूज़पेपर की होती है। तो कंबाइन अगर आप लोग देखेंगे तो करंट अफेयर के लिए इसके अलावा और आप लोग कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग रिलीजियसली इन चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है यह आहर रिवर के बारे में, ठीक है। बोला जा रहा है कि ट्रिब्यूटरी यहां पर ब्रेच रिवर की, ठीक है। दूसरा बोला गया यहां पर ये उदयपुर सिटी में फ्लो करती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ए में बोला गया, 2 में बोला गया, बी सी में बोला गया 1 और 2, और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। ए में ओनली 1, बी में 2, बी में 2 ओनली, सी में 1 और 2, और डी में नाइदर 1 नो 2। तो ये है, तो आंसर सही क्या है यहाँ पर? आंसर सही है सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। लेंथ लगभग 21 किलोमीटर है, अरावली रेंज से लेकर निकलती है और रिवर गंगा सिस्टम का पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में लेक यहाँ पर पिछोला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, यह है फतेह सागर लेक उदयपुर के अंदर में, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन ये है राजस्थान के अंदर, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है, ये नहीं है कि देखिए मैंने बोल देता हूं लाइक और शेयर कर देना है आप लोगों को। तभी लाइक और शेयर करना है आप लोगों को अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करना है, क्योंकि लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, ये मेरे लिए एक फीडबैक रहता है कि हाँ चीजें सही है या फिर गलत है। कमेंट जब आप लोग करते हैं तो पता चलता है कि हाँ चीजें सही चल रही है गलत चल रही है कमेंट पढ़ने के बाद में। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीजें तभी करनी है जब अच्छी लगती है, मेरे बोलने से नहीं करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ाइए जरूर, और यहां से जाकर सारी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो आज जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने 7:30 बोला था, लेकिन मॉर्निंग में जो था ये हैंग हो रही थी चीजें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला। तो चीजें पता नहीं क्या कंडीशन बन जाती है कई बार, पर लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप लोग का जो न्यूज़पेपर है वो 7:30 बजे से पहले आप लोग को मिल जाए। क्वेश्चन जो पूछता हूं उनका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए। और इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, और साफ सफाई जरूर करिए। और जुलाई का महीना चल रहा है, पेड़ लगा सकते हैं तो पेड़ जरूर लगाइए। इस महीने में जो पेड़ लगाते हैं वो बड़ी आसानी से उग जाते हैं, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।